चलिए देखिए, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसके पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको देख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 का आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। देखिए, हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उदाहरण के साथ, ठीक है, पदार्थ की परिभाषा लिखें। ठीक है, आपको पदार्थ की परिभाषा लिखना है और साथ साथ में क्या देना, आपको उदाहरण देना है। तो देखिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। परिभाषा में वही लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के रूप में लकड़ी, कागज, जल, और भी आप दे सकते हैं पेंसिल, ठीक है, पेन, आपका जो है टेबल, कुर्सी, ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि सारे जो है क्या करते हैं? स्थान को घेरते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखें। ठीक है, आपको द्रव्य की क्या देना है? परिभाषा देना है और एक आपको उदाहरण देना है। तो देखिए, कह रहा है कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको चीनी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ठोस तथा द्रव्य में कोई भी 3 को अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ द्रव्य नहीं होगा, द्रव होगा, द्रव और व। ठीक है, इसका मतलब होता है जल। तो ठोस और द्रव्य में क्या बताना, आपको अंतर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का आंसर 3 का आ गया। देखिए, कह रहा है कि ठोस तथा द्रव्य में अंतर इस प्रकार है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है ठोस और एक तरफ क्या लिखा हुआ है? द्रव्य। देखिए, ठोस में कह रहा है कि इसमें अंतरा अणु का स्थान बहुत क्या होता है? कम होता है। जबकि द्रव, देखिए यहाँ पर द्रव्य नहीं होगा, यहाँ पर द्रव और व होगा। जबकि द्रव का अंतरा अणु का स्थान ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब इसमें स्थान कम रहेगा और इसमें स्थान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। फिर कहता है कि ठोस का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता, जबकि द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। अब देखिए उधर पातन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 3 जो है, यहाँ पे 3 होगा, द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर उधर पातित हो जाता है। देखिए उधर पातन किसको कहेंगे? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी ठोस को, ठीक है, गर्म करने पर वो बिना द्रव में बदले हुए सीधे जो है वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर वो सीधे किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उधर पातन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नैप्थेलिन दे सकते हैं, सूक्ष्म बर्फ दे सकते हैं, ठीक है, कपूर लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है परिभाषा में कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना जो है द्रव में, ठीक है, परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उधर पातन कहलाती है। उदाहरण के रूप में दिया गया अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं, आयोडीन, कपूर, नैप्थेलिन और कुछ आपका इत्यादि। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बाबू कह रहा है कि द्रव्य के हिमांक से आप क्या समझते हैं? हिमांक का मतलब होता है बाबू बर्फ का जमना। ठीक है, तो द्रव का हिमांक क्या है? तो वह निश्चित ताप, ठीक है, या वह ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में जाता है। अगर कोई द्रव जो है किस में बदल जाएगा? ठोस में। मतलब जल अगर जो है बर्फ के रूप में बदल जाएगा, तो इस को जो है निश्चित ताप को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई जो है द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में, तो वह ताप को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। और देखिए प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया के तहत कोई द्रव आपका ठोस में बदलेगा, तो प्रक्रिया आपका कराएगा द्रव का जमना। द्रव का क्या कहलाएगा? जमना। ठीक है, जमना, समझ रहे बात को? प्रक्रिया कहलाता है द्रव का जमना और ताप कहलाता है आपका हिमांक। अब देखिए द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के
1 केजी को उसके द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ की द्रवण की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर कोई वायुमंडलीय दाब पर अगर हमारा जो है कोई ठोस पदार्थ 1 केजी को वो किस में बदल जाए, द्रवणांक अवस्था से द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। मतलब अगर कोई ठोस है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस और वो आपका जो है किस में बदल जाए, द्रव की अवस्था में बदल जाएगा, तो इसके लिए जितना उसको ऊष्मा चाहिए उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कर रहा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए इस बदलना है द्रव में। अगर कोई हमारा जो है वायुमंडलीय दाब पर अगर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर ताप में परिवर्तन लाए, द्रव अवस्था से किस बदलना है, गैसीय अवस्था। द्रव से बनेगा गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी में, तब वो हमारा कहलाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि वाष्पन प्रक्रिया से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। आप कैसे बता सकते हैं? तो देखिए आंसर है कि वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग, ठीक है, से उष्मा ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करके अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिससे ये गैस के रूप में वायु में क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे द्रव का ताप काफी क्या हो जाएगा, कम जाएगा और वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आपका जो है कैसे बताएंगे आप, किसी भी करेंगे कि वाष्पन से ठंडक हुआ। तो क्या किया गया कि एक द्रव लिया गया, ठीक है, अब इस द्रव में जो है क्या हुआ कि ऊपर सतह का थोड़ा गर्म हुआ, तो नीचे से क्या किया, उष्मा को ग्रहण करके कहां चला गया, वायुमंडल में, जिससे जो है द्रव पूर्ण रूप से क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर कह रहा है कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का क्या होता है, संघनन कहलाता है। अगर कोई जो है पदार्थ का गैसीय रूप है, ठीक है, वो सीधे किस में बदल जाएगा, आपका जो है पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में बदलना, मतलब गैस है और गैस से क्या बदल सकता है, द्रव। तो इसको हम क्या कहेंगे, संघनन करेंगे। कह रहा है कि आप गैसों का संघनन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गैस का संघनन कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप इस लिखा हुआ आंसर नहीं बता रहे आपको कि आपको क्या करना है इसको सिद्ध करने के लिए, कि आपको जो है, ठीक है, देखेंगे क्या कि एक आप बोतल लेते हैं, ठीक है, ठंडा बोतल जो रहता है स्प्राइट का, वो क्या होता है कि वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो जो वायुमंडल का जो आपका गैस है वो जो है बोतल से संपर्क में होने के कारण वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है और किस में बदल जाता है, द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि बोतल की ऊपरी सतह पर जो है वो द्रव के कण नजर आते हैं। आप उसको पूछिएगा थोड़ा सा बोतल को अपने हाथ से, थोड़ा देर के बाद फिर छोड़िएगा तो फिर से बोतल पर क्या जाते हैं, आपके वायुमंडल के जो गैस है फिर से उससे कॉन्टेक्ट में आता है, संपर्क में आ जाते हैं और वो ठंडा हो जाते हैं, और ठंडा होने के कारण जो है फिर से किस में बदल जाते हैं, द्रव की अवस्था में बदल जाते हैं। अब देखिए गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि इसका आंसर दिया गया यहाँ पे कि गैस पर दाब को बढ़ाकर या उसका ताप को करके कम करके हम क्या कर सकते हैं, संघनन किया जा सकता है। उदाहरण कोई पूछेगा समझाने के लिए तो आप ये बोतल उदाहरण दे दीजिएगा। अब कह रहा है कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें, मतलब वाष्पन में और क्वथन में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ है वाष्पन और क्वथनांक, क्वथन गणांक नहीं होगा, यहाँ पर क्वथन होगा, क्वथन में अंतर इस प्रकार है, एक तरफ है वाष्पन एक तरफ है क्वथन, यहाँ क्वथनांक नहीं होगा, यहाँ पर क्वथन होगा। देखिए कह रहा है कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। वाष्पन के लिए कोई निश्चित ताप नहीं चाहिए, सभी ताप पर होगा, पर क्वथन के लिए जो है एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वथन के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित ताप चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथन के लिए जो निश्चित ताप चाहिए उस ताप को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, पर जो है वाष्पन के लिए कोई निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आंसर लिखा हुआ है, द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता। क्वथन क्या होता है, यह संपूर्ण द्रव में होता है। ठीक है, वाष्पन होगा द्रव के ऊपरी सतह पर और क्वथन होगा आपको संपूर्ण द्रव में होगा।
अब देखिए कह रहा है कि इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। आपको बाष्पन से क्या उत्पन्न होगा, ठंडक, पर आपको क्वथन से कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। आपको जो है क्वथन से ठंडक उत्पन्न नहीं होता है, पर बाष्पन से क्या उत्पन्न होता है, ठंडक उत्पन्न होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको जो है बाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है, पर क्वथन से कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कह रहा है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, गैस का दाब हम किसे कहेंगे। तो देखिए आंसर लिखा हुआ कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को हम लोग क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। अगर कोई बर्तन है और बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कण क्या लगाएंगे, द्वारा जो है अगर बल लगाया जाएगा तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्यों। अगर कोई ठोस है उसका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित। क्यों होता है, क्योंकि ठोस का अंतरा अनुक स्थान जो है वो काफी कम होते हैं, ठीक है, और आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। मतलब स्थान जो रहेगा इसमें, अगर कोई ठोस है तो इसमें कणों का स्थान पूरा रहेगा सटा सटा, पूरा के पूरा सटल रहेगा, ठीक है, बहुत थोड़ा कम गैपिंग रहेगा, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल क्या लगता है, ज्यादा लगता है, जिसके कारण ये काफेदा क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं, ठीक है, और इनका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, क्योंकि ठोस में अंतरा अनुक स्थान बहुत कम और अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है, ठीक है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। तो देखिए लिखा हुआ आंसर कि द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं, आपके द्रव के जो कण होते हैं वो इधर उधर क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं, तथा परस्पर टकराते रहते हैं और एक दूसरे से क्या होंगे, टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वायु के कण के साथ भी टकराते रहते हैं। अगर इनको हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो ये हवा के कण के साथ भी क्या होते हैं, टकराते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण जो है घर्षण के कारण अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इस पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके कारण जो है द्रव का कणों का जो ऊर्जा बढ़ जाता है, और जो द्रव का जो भीतरी सतह से जो ऊर्जा लग रहा था उसके बीच का जो आकर्षण बल खत्म हो जाता है, ठीक है। फलता यह कण जल की सतह को छोड़कर किसमें बदल जाते हैं, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है, ठीक है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। देखिए आंसर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, ठीक है, आपका जो है, ठीक है, यहाँ रहता होगा, राहत लिखा गया है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो होता है अत्यधिक क्या रहता है, आयनीकृत किस रूप में रहेगा, गैस के रूप में, और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो प्रतिदीप ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। और इसका उपयोग किसमें करेंगे, प्रतिदीप ट्यूब बनाने में और नियॉन संकेत वाले बल्ब के कुछ करने में, निर्माण में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित के क्या बताना है, कारण बताना है। ए में है कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर होता है, क्यों। तो देखिए जो गर्म भोजन होते हैं उसके कण जो है, ठीक है, वो अधिक मात्रा में गर्म होने के कारण उनके कण अनवरत रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जिसके कारण उनका खुशबू हमें दूर से एहसास हो जाता है। पर जो ठंडे भोजन होते हैं, ठीक है, उनका जो है गंध जो है कण, सॉरी, जो ठंडे भोजन होते हैं उनके कण अधिक मात्रा में गमन इधर उधर नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका सुगंध लेने के लिए हमें उनके निकट जाना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ भी ये आंसर में है कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से हो जाता है, क्योंकि उनके अणु गर्म होने के कारण, ठीक है, अत्यधिक गति से चलते हैं और फैलते हैं, जबकि ठंडी चीजों के अणु क्या चलते हैं, कम गति से चलते हैं। इसलिए जो है इनको जो है पदार्थ को गंध को एहसास करने के लिए हमें ठंडे भोजन के समीप जाना पड़ता है। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर बी, 14 का ए हो गया। गर्मी के दिनों में हम लोग जो है, चलिए देखिए 15 का बी कह रहा है कि कोई बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों।
अगर हम कपूर को गर्म करते हैं तो वो कोई अवशेष नहीं छोड़ता। आप देखते हुए घर में कि कपूर अगर पूजा पाठ में उपयोग करते हैं तो कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा, वो सीधे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कपूर का उधर पातन होता है, जिससे वह सीधे किस अवस्था में जाता है, आपको जो है वो बदल जाता है आपको गैस की अवस्था। ठीक है, कपूर का जो है सीधे क्या होता है, आपका उधर पातन हो जाता है, जिससे वो सीधे किस में जाता है, गैसीय अवस्था में। अब देखिए सी कह रहा है कि बर्तन की दीवार पर गैस आरोपित करता है क्यों। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस क्या होता है, आरोपित करता है क्यों। क्यों, जो सुनिए, कह रहा गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, टकराव कर। ठीक है, आपको जो है गैस के जो अणु होते हैं वो तेजी मात्रा से इधर उधर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, जिससे जो है बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, टक्कर लगाते हैं, जिससे जो बर्तन की दीवारों पर जो है गैस क्या होता है, आरोपित होता है। अब देखिए आपका डी नंबर सवाल, कह रहा क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्यों। ठीक है, आपका जो है, आपको जो है आपका क्वथनांक पर द्रव, एक मिनट देखिए बाबू, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में प्रिंट है, बर्तन की दीवार पर गैस यहाँ पर दाब होगा। ठीक है, छूट गया है, गैस दाब आरोपित करता है क्यों। क्वेश्चन कर रहा है कि बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है क्यों। तो देखिए गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, इससे बर्तन की दीवारों पर लग